Good afternoon, everyone. I am रितु। तो आप सबका स्वागत करती हूँ फिलर फॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पहले से ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, सोनम, नीला, रोहित जी, सबको गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और एक बार आप सब ओके कर दीजिएगा कि आपको विजिबिलिटी कैसी है, आपको स्क्रीन साफ दिख रहा है, वॉल्यूम सही आ रही है। तो एक बार क्लियर कर दीजिए, ओके कर देना, तो मैं भी कंफर्म हो जाऊंगी। फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम सही है। ओके, गुड आफ्टरनून ललित। सभी का मैं वेट कर रही थी। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। ओके, वॉइस और वीडियो दोनों सही है, तो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फिर, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी। जो मैं रोज देती हूँ वो इसलिए भी देती हूँ ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 मिनट का समय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। कि जो हमारी फिलर फॉर्म है इसकी इंस्टाग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल है। तो जो बच्चे नए हैं और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए। और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी नए अपडेट वैकेंसीज आती हैं, आपको सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए ये आपके लिए सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का भी टॉपिक जो है मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, बट ये आपके सिलेबस में वो टॉपिक है। अलग से चैप्टर दिया है, इसलिए मैं करा दे रही हूँ ताकि आप लोग को बाद में कोई डाउट ना हो कि ये अलग से टॉपिक था तो नहीं कराया। तो पढ़ाते समय मैंने ये कराया था, बट ये अलग से एक चैप्टर आपके लिए बना हुआ है, तो आज उसको हम करेंगे। तो सेकंड हम चलते हैं कि सीटेट जो एस्टेट की बैच है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे पूरे टीम मेंबर हैं जो आपकी सीटेट और एस्टेट की तैयारी करा रहे हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम पे आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब इतने लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए पहले ही। तो एक होती है पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव रे मिलना, तो वही चीज मिलती है जब आप लोग क्लास में पूरे आ जाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बता दूं, बहुत बच्चे बीच में आते हैं, पूछते हैं एसएसटी की क्लास कब है, इंग्लिश की क्लास कब है। तो यहाँ पे एक बार टाइम शेड्यूल देख लेंगे तो आपको फिर कंफर्म हो जाएगा कि हमारी सोशल स्टडी की क्लास 9 AM पर है। मैथ की चंद्रशेखर सर ले रहे हैं 10 AM पे, और सुखवंती मैम ले रही हैं 1 PM पे इंग्लिश की क्लास, और 3 PM यानी रितु, मैं आपकी सीटीपी की क्लास लेती हूँ। और 6 PM पे आपकी सोनाली मैम क्लास लेती हैं, और आरती मैम आपकी हिंदी की क्लास ले रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट पेपर के लिए है कि सेकंड पेपर के लिए है। तो यहाँ पे दोनों पेपर की तैयारी चल रही है, और जो सीडीपी सेक्शन है ये आपके दोनों पेपर में आते हैं और ये कॉमन रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी जो फैक्टर्स हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं मेन वजह से, उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने आपको लर्निंग जब पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसको मैंने शॉर्ट में बताया था, तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। और इससे पेडागोजी सेक्शन में भी जो आते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो पेडागोजी सेक्शन भी हमारा इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो कौन-कौन से होते हैं जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट करती है हमारी लर्निंग। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो फिजिकल हेल्थ है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य है जो अधिगम को प्रभावित करता है। जो एक मोटो लाइन जो हमेशा बोलते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो सबसे ज़्यादा लर्निंग को अगर इफ़ेक्ट करता है तो पहला हमारा फिजिकल इफ़ेक्ट करता है कि हम फिजिकली कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो फिजिकली जितने अच्छे होंगे लर्निंग भी उतनी अच्छी होगी एक बच्चे की। तो फिजिकली डिपेंड करता है उसके बहुत चीजों पर, उसका खान पान है, वो शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ है, कैसा सोचता है, ये सब जो क्रियाएं होती हैं, ये सब चीजें क्या कर होती हैं, फिजिकली उसको स्ट्रांग बनाती हैं किसी चीज को सीखने में। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं
कि शारीरिक स्वास्थ्य में क्या-क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमारी लर्निंग बेस्ट होती है या जिससे थोड़ी-सी खराब हो जाती है एक बच्चे में। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं सीखने के सामान्य रूप से प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होता है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम उतनी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है? इसलिए शिक्षार्थियों को स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है कि वो फिज़िकली कितना स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। हमारे क्लास में हर तरह के बच्चे आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्वस्थ हो, हर किसी न किसी में थोड़ी-सी माइनर प्रॉब्लम या कुछ कह सकते हैं मेजर प्रॉब्लम होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर लर्नर को शिक्षा दी जाए, तो वो काफ़ी बेटर हो जाती है। ये चीज़ें जो होती हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं। विद्वानों ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है? अतः शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की मानसिक रूप से स्वस्थ होने की पूर्ण संभावना होती है। जो इसमें आपको ये टैगलाइन दिया गया, इसे पढ़ने के लिए मैंने आपको किया, लेकिन बेसिकली जो ये चीज़ें होती हैं समझने के लिए कि हम जितने फिज़िकली फिट हैं, हमारा आँख, नाक, कान जो भी हमारी फिज़िकल चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें जितनी स्वस्थ रहती हैं, लर्निंग भी उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर बच्चे में किसी भी तरह का दोष है, जैसे मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ाई थी कि किसी बच्चे को कम दिखता है या कम सुनाई देता है या किसी तरह से वो फिजिकली अनफिट हैं, तो उनकी लर्निंग क्या होती है, वो थोड़ी-सी लो हो जाती है एवरेज बच्चों की तुलना में। तो ये सब चीज़ें भी हमारे लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए उनका समय-समय पे क्या होता है, ब बच्चों को थोड़ा-सा फिजिकली टेस्ट भी होते हैं, स्कूल में कराए जाते हैं कि बच्चा कितना स्वस्थ है, क्या है। तो ये चीज़ें भी बेसिकली आपके लर्निंग से रिलेट करती हैं। ठीक है? जितना बच्चा स्वस्थ होगा उसकी लर्निंग मेमोरी हर चीज़ अच्छी होगी, तो वो चीज़ों को कॉन्सेप्ट को उतनी अच्छी तरीके से समझेगा और अच्छी तरीके से जानेगा। फिज़िकली हेल्थ में आपकी उसकी जो भी शारीरिक कमियाँ हैं उनको दूर करके लर्निंग को अच्छा किया जा सकता है। बजाय अगर उसमें किसी भी प्रकार की फिज़िकली कह सकते हैं किसी भी तरह की कमी है, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, जितना हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं अपने दिमाग की प्रक्रियाओं के द्वारा ही सीखते हैं, मानसिक क्रियाएँ हैं। तो इन सबों का भी स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी जो मेंटली प्रोसेस है, जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सब किस पे डिपेंड होता है, हमारे मेंटल हेल्थ पे करता है। सभी को गुड आफ्टरनून है। तो मैं आप लोग को बोलते जा रही हूँ, फिर भी आप सब पे मैं ध्यान दे रही हूँ, सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा बाद में रिप्लाई भी दूँगी। तो पहले हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोग के लिए एक जानकारी के लिए बता दूँ कि कल हम गूगल मीट करेंगे शाम में, इवनिंग में मे बी टाइम मैं बताऊँगी। आज आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किए हैं तो जल्दी-जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक उसमें अपना इन्वॉल्व नहीं दिखाया है मुझे। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे, जो भी तरह के डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, हम लाइव सेशन में उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो गूगल मीट के थ्रू हम क्या करेंगे, आपकी सब बातों को सुनेंगे। अभी तक आप हमें सुन रहे थे, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग की भी थोड़ी-सी थिंकिंग और चीज़ों को मैं जान लूँ, ताकि आगे के पढ़ाने में वो चीज़ें हमें और क्लियर हो जाए और आपको किस तरह का मटेरियल कैसे क्या चीज़ जानना है, ये सब कुछ हम टेलीग्राम पर ही डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित व्यवहार अगर हम बात करें, तो क्या होगा, संबंधित व्यवहार को अनेक समस्याएँ देखी जाती हैं। जितना हम कह सकते हैं मेंटली जो लोग असामान्य हैं बच्चे, उनकी जो लर्निंग होगी वो कम होगी। बहुत तरीके से हम कह सकते हैं हमारे क्लास में एवरेज बच्चे होते हैं, मेंटली थोड़े उनसे लोअर बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। मतलब किसी न किसी तरह की उनमें कह सकते हैं डिसेबिलिटी देखी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे लर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो एक जो फैक्टर हम बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसमें परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो ना हमारा घर अच्छा होता है, ना हमारा विद्यालय अच्छा होता है। ठीक है? तो जिस बालक का व्यवहार असामान्य है वह अवश्य कि मानसिक रूप से रुग्ण होगा। जो बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से वो सही नहीं है, तो उसका क्लासरूम में भी क्या होगा, वो चीज़ें सही नहीं हो पाएँगी।
ठीक है। तो क्या बोल रही हैं पूजा जी? हेलो मैम, यूट्यूब पर वीडियो डाल गया है, एग्जाम हो गया सेकंड शिफ्ट वाले का, मैम प्लीज। सेकंड शिफ्ट का किस चीज का एग्जाम हो गया है? अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जब तक आप यूट्यूब के पूरे उस पे मत जाइएगा कि जो चीजें न्यूज में बहुत लोग अपना वीडियो बनाने के लिए हर चीजें वो करते हैं, तो इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए जब तक आपको सही में जानकारी चीजें प्रोवाइड ना कराई जाए। ठीक है ना? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसीलिए टेलीग्राम पे चीजों को हम लोग डालते रहते हैं, रिव्यू डालते हैं कि जो नई चीजें आ रही हैं उनके बारे में हम बताते रहते हैं कि ये चीज फैक्ट है। तो हर चीज़ें जब आप वीडियो खोलिए तो उसमें कुछ और ही दिखता है, मटेरियल कुछ और डाल देते हैं। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कि बहुत क्या होते हैं बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बट वो नज़र में नहीं आते हैं, जो समस्यात्मक बालक कहे जा सकते हैं कि सॉरी, कि कहीं न कहीं वो किसी तरह से डिस्टर्ब होते हैं, पर हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं। 1 मिनट थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा। थोड़ा-सा मैं पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट। तो चलिए बात करते हैं। इससे परिवार तथा विद्यालय का वातावरण अव्यवस्थित होता है। यानी जो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब मेंटली होते हैं, तो घर में भी वो चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं और आपके स्कूल में भी वो मिसबिहेव करते हैं या डिस्टर्ब करते रहते हैं, ठीक है? जिस बालक का व्यवहार असामान्य है, वह अवश्य ही मानसिक रूप से मतलब कोई भी चीज़ें करने में वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है? फिर अगर हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर वह अपने अधिगम को अधिक स्थायी और सुचारू रूप से सरल बना सकेगा। मेंटली अगर जो बात कहे कि जो बातें फिजिकली भी सही होती है, वो मेंटली भी सही होती है कि हम जितने मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो चीजें हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद होगी। हर बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी होती है एक बराबर नहीं होती है। आईक्यू लेवल जो होता है उनका अलग-अलग होता है। जितना फिट बच्चा होता है, जितना अच्छा उसका आईक्यू लेवल भी उतना अच्छा होगा। वो चीज़ों को उतनी अच्छी सी चीज़ों से सीखेगा। और जो जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होगा वो क्या होता है, वो उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी चीज़ को सीखने की। तो वो जितना हार्ड चीज़ें उनके आती है, कठिन से कठिन चीज़ों को वो सीखना चाहते हैं, जल्दी उसको समझना चाहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में इन्हीं बातों को ध्यान दिया गया कि मेंटली बच्चा जितना फिट रहेगा, वो उसका अधिगम उतना अच्छा होगा। और एक क्लासरूम में हर तरह के मेंटल एबिलिटी के बच्चे पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी लर्निंग को भी ध्यान देना पड़ता है, अपने सिलेबस को थोड़ा-सा ध्यान करना पड़ता है। जब भी एक शिक्षक पढ़ाता है, तो उसकी जो टीचिंग स्किल्स है या जो मेथड वो यूज़ कर रहा है, वो सभी बच्चों के लिए सामान्य रूप से नहीं कर सकता। उसको ध्यान में रखते हुए हर बच्चे के अकॉर्डिंग अगर वो पढ़ाना चाहे तो उनकी लर्निंग को वो बेटर कर सकता है। तो ये सब जो इफ़ेक्ट होते हैं, ये हमारे मेंटली आपके इससे प्रभावित करते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता। परिपक्वता का क्या मीन है यहाँ पे मैच्योरेशन की शारीरिक और मानसिक रूप से वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, दोनों रूप से जहाँ वो स्वस्थ होगा, यानी कि उसकी मांसपेशियाँ शारीरिक रूप में उसके हाथ, पैर, जो भी उसके देखने, सुनने, समझने हर चीज़ की जो चीज़ विकास है वो बिल्कुल अगर फिट है, तो वो चीज़ों को बहुत ईज़िली सीखेंगे। यानी स्टार्टिंग में अगर छोटे बच्चों की बात करें तो उनको जब पेन और कलम पकड़ने में उनको मैच्योरिटी जब बढ़ती है तभी वो सही से लिख पाएँगे और पढ़ पाएँगे। बात करें अगर मानसिक स्वास्थ्य की, जो भी हम उनको लर्निंग कराते हैं, याद कराते हैं, पढ़ाते हैं, इन सब चीज़ों में जितना उनका मेंटल स्टेटस अच्छा होगा, जितना वो अच्छा वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अपने मेमोरी में उसको धारण करते हैं, रखते हैं, तो वो चीज़ें भी उनके अधिगम को अच्छा करती है। बजाए कि अगर इन सब चीज़ों में किसी भी एक फैक्टर में कमी होगी,
तो क्या होगी, उनकी लर्निंग कम होगी। तो यहाँ पर जो परिपक्वता की बात कही गई है वो यही कही कि उनका शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी विकास है वो पूरी तरह से मैच्योर हो, जो भी उनके हाथ पैर मसल्स हैं वो पूरी तरह से मजबूत होने चाहिए अपने फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए। मानसिक एक्टिविटीज में यानी लर्निंग, याद करना, बोलना, सीखना, जो ये चीजें होती हैं ये मेंटली प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे भी वो मेंटली जितना फिट होगा वो उतना अच्छा से सीख सकेगा। यदि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता ना हो तो सीखने की शक्ति का नाश होता है। यानी जो भी किसी भी एक चीज अगर ठीक से हम बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते, तो ये भी चीजें क्या होती है, हमारे सीखने को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे जो एक बात मैच्योरेशन से कही गई कि जो हमारी शारीरिक मानसिक जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें मैच्योरिटी आना यानी कि स्थिरता आना, ये बात यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम कि प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन ऐसा शब्द है कि हम पढ़ाई से लेके हर क्षेत्र में देखें, अगर हम किसी काम का मोटो लेके चलते हैं और उसके लिए खुद को भी मोटिवेट करते हैं या दूसरों के द्वारा भी मोटिवेशन पाते हैं, तो उस कार्य को हम उतनी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो मोटिवेशन चैप्टर में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया कि ये जो मोटिवेशन होता है दो तरह से होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो आंतरिक जो होता है जो हम खुद से अपनी खुशी के लिए, अपने डिजायर के लिए करते हैं, जिसको हम करके हमको खुद को सुकून मिलता है। और दूसरा बाहरी रिवॉर्ड के जो भी हमारा अट्रैक्शन होता है वो बाहरी रिवॉर्ड होता है कि किसी कार्य को करने से हमें गिफ्ट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, पैसा मिलेगा। ये हमारे बाहरी रिवॉर्ड मोटिवेशन होते हैं कि हम उनसे अभिप्रेरित होकर कार्य को करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया कि प्रेरक शब्द का तात्पर्य है कि बालक में आंतरिक और बाह्य रूप से उत्साह या प्रेरणा देने वाली शक्ति से होता है। बालक के सीखने में नहीं वरन सभी प्राणियों के सीखने में प्रेरक तत्वों का आवश्यक माना गया। जैसा मैंने बोला कि जो हमारा है कि हर क्षेत्र में हर लोगों के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। आपके लिए यहाँ मोटो आपका टीचिंग एग्जाम है, आपको टीचर बनना है, ये आपका मोटिवेशन है। कुछ लोग पैसे के लिए, कुछ अपनी खुशी के लिए, कुछ अपने पैशंस के लिए, हर चीजों के लिए ये कार्य करते हैं। अगर शिक्षा क्षेत्र में छोटे बालकों के लिए बात करें तो मोटिवेशन किस में होगा कि किसी कार्य को करने पे अगर उसे पुरस्कार मिला तो वो मोटिव हुआ, और किसी गलत हैबिट को छुड़ाने या किसी कार्य को करने के लिए उसे दंड मिला तो वो क्या हुआ, उस कार्य को छोड़ देता है। तो यहाँ पे दंड और पुरस्कार की बात की गई कि बालकों में प्रशंसा और निंदा के द्वारा भी उन्हें प्रेरणा देकर उन्हें नवीन ज्ञान को सिखाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आवश्यक तत्व प्रेरणा माना गया है। जो हम जब तक बच्चे में किसी कार्य को करने के लिए रुचि नहीं पैदा करेंगे, उस बच्चे को रुचि नहीं होगी, वो कार्य वो सही से नहीं कर पाएगा। ये आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम किसी कार्य को अब खुद प्रेरित होके या किसी मोटिवेशन को लेकर कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा बहुत बेहतर होता है, बजाय कि हम किसी काम को फोर्सफुली कराएं। फोर्सली कार्य जो होगा वो बिना मन के होगा, बिना इंटरेस्ट के होगा, तो वो चीजें भी वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रेरणा को इसीलिए लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यदि बालक किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहेगा तो उस कार्य में जरूर सफल होगा। हमारा जो मेन मोटो होता है क्या होता है कि हमको इस कार्य को करना है, हमारा लक्ष्य है कि हमको ये टारगेट पाना है। जब तक हमारा मोटिवेशन जगा रहेगा तब तक हम उस कार्य को करते रहेंगे और एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यदि यदि हम किसी परीक्षा में असफल भी हो जाते हैं तो हमें अपनी असफलताओं का कारण ढूंढना है, खुद को मोटिवेट करना है कि मेरी ये कमी रह गई थी, इस बार मैं इसको और ज्यादा करूंगा या करूंगी, तो मेरा जो कार्य होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा। और ये खुद को मोटिवेट करने से बहुत अच्छा चीज मैं मानती हूँ कि खुद को मोटिवेट करते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में उसका अच्छा रिफंड मिलता है, बजाय कि आप दूसरों से अभिप्रेरित होइए। ये भी एक गुड इफेक्टर होता है, जब आप खुद भी प्रेरित होइए और बाहर से भी आपको प्रेरणा मिलती है किसी कार्य को करने, तो वो डबल आपके लिए पॉजिटिव वर्क हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि वातावरण, वातावरण तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। बात करें कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं, सीखने की प्रक्रिया का वातावरण में विशेष प्रभाव पड़ता है। हर चीज जो भी होता है हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करके देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, इन्वायरमेंट से ही हर कार्य को करते हैं। तो हम जो चारों तरफ अपने वातावरण से ही घिरे हुए हैं, तो वातावरण में जितना भी पॉजिटिव एनर्जी हमें अपना मिलेगी, हम सीखने की क्रिया भी उतनी तेजी से करेंगे। और जितना ही हमें निगेटिव रीइंफोर्समेंट या निगेटिव इन्वायरमेंट मिलता है वो हमारे सीखने को
प्रभावित करता है। तो यही बात इसमें कही गई कि धनात्मक पूर्ण पुनर्बलन या ऋणात्मक पुनर्बलन दोनों का प्रदान करता है हमारा एनवायरनमेंट। हम जितने स्वस्थ वातावरण में रहें, वातावरण हमारा स्कूल, विद्यालय, परिवार, हर एक समाज हो गया जो हमारे वातावरण से रिलेट करता है। वो जितना अच्छा होगा हमारी लर्निंग भी उतनी अच्छी होगी। इसीलिए छोटे बच्चों में अक्सर हम बोलते हैं आप बाहर जा रहे हो तो कैसे लोगों के साथ रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ मिलना है, विद्यालय का माहौल कैसा है, वहाँ पे उचित वातावरण है कि नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये हमारे वातावरण से इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फिर परिवार का वातावरण पे अधिगम का प्रभाव और परिवार जो है हमारा परिवार कैसा है? अगर हमारा परिवार बहुत ही स्नेहपूर्ण है, मित्रवत है, बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करता है, हर चीज़ उसका अच्छा है, कलेश नहीं है, पिता एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं हमारे परिवार का वातावरण। इसके बजाय हमेशा परिवार में कलेश है, झगड़ा है, लड़ाई, अशांत माहौल है, तो ये क्या करती है बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्ट करती है, वो अपने आप को एकाग्रचित्त नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को याद करने में, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, मेंटली स्ट्रेस में रहेगा, तो वो चीज़ें नहीं कर पाता है। तो आजकल के जो माता-पिता हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत समझदार हैं, मैं भी अपने बच्चों को उस तरह का माहौल देना चाहती हूँ, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो उस हिसाब से सोचूँगी कि बच्चे का जो माहौल मिल रहा है, वो बहुत अच्छा मिले, हर तरीकों से वो अच्छा सीखे। और आज के समय में जहाँ तक मैं कहूँगी कि हर परिवार, हर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो उनका पारिवारिक माहौल हो और जो उनका बाहर का एनवायरनमेंट हो, वो दोनों बहुत अच्छा हो। तो आजकल के माता-पिता को मैं कहूँगी कि बहुत जागरूक हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कुछ जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी शिक्षा की कमी है, वहाँ पर ही ऐसे कुछ वातावरण मिलते हैं जहाँ पर हम परिवार में कह सकते हैं कलेश है, झगड़ा है या बच्चों की पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि कक्षा के भौतिक वातावरण पर अधिगम का प्रभाव। कक्षा के भौतिक वातावरण यानी कि जहाँ पे बच्चा लर्निंग कर रहा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? वहाँ पे उचित प्रकाश, हवा, पानी ये जो चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था भी उचित होगी, जितना उचित होगा उनका वो लर्निंग प्रोसेस क्या होगा अच्छी होगी। हाँ, हम कहते ही हैं कि घर, परिवार, स्कूल क्या हो खुला हो, हवा हो, पर्टिकुलर वेंटिलेशन हो, बैठने की सही अरेंजमेंट हो। तो जैसा आप देख रहे होंगे पहले गवर्नमेंट स्कूलों में हर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहती थी, प्रोवाइड नहीं रहती थी तो बच्चे वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते थे, पढ़ते नहीं थे। तो सरकार ने हर चीज़ों को क्या किया बढ़ाने की जो प्राइवेट स्कूलों में सुविधा दी जा रही है, आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, फिर भी ये दुर्भाग्यवश की बात है कि बहुत बच्चे वहाँ पर नहीं जाते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि जो जिनकी वेतन कम है या जो लोग बहुत पिछड़े हैं, वो लोग ही जा पा रहे हैं, तो भी गवर्नमेंट उनके लिए हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध करा रही है। खाने, पहनने, बैग, पढ़ाई मतलब हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रही है। लेकिन किसी न किसी कमी की वजह से वहाँ पर लोग उतना अच्छा बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। बट हम लोग प्रयास किधर कर रहे हैं जाने कि शिक्षक होने के नाते हम क्या प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में ही रिलेट कर रहे हैं अपने आप को कि वहाँ पे जितने अच्छे एजुकेटेड शिक्षक जाएँ ताकि लोग उससे इन्वॉल्व हो सके, पढ़ाई करा सके। तो ये चीज़ें एक बात मैंने बताई जो आजकल वर्तमान में चल रहा है कक्षा में आजकल प्राइमरी स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में आप सब बहुत देखते होंगे बहुत सारे अपडेट्स दिए जा रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी कराई जा रही है। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति आई उसमें आंगनबाड़ी और ये बाल विकास इनको जोड़ा गया जो पहले नहीं था। ये सब इसीलिए जोड़ा गया कि बच्चे उसमें अट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उधर आकर रहे। ठीक है, तो कक्षा का भौतिक वातावरण वही है, जो कि बच्चे को एनवायरनमेंट जो उसके उठने, बैठने, हवा, पानी जो भी चीज़ें हैं, उनको सही करना है। तो ये जो मैं बता रही हूँ अधिगम को प्रभावित करने की जो हमारी लर्निंग है वो कितना अच्छा हो सके और उसके लिए कौन-कौन से फैक्टर हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो मैं उसके पॉजिटिव भी बताते चल रही हूँ और नेगेटिव भी बताते चल रही हूँ कि अगर इन चीज़ों की पर्याप्त सुविधा व्यवस्था नहीं हो तो भी हमारा जो अधिगम होता है वो कम होता है और इसका अगर हम उचित ध्यान रखते हैं तो जो अधिगम होता है वो बहुत अच्छे से होता है यानी कि लर्निंग होता है। ठीक है? तो यहाँ पे कक्षा के भौतिक वातावरण से मैं वही बता रही हूँ कि जो स्कूल का एनवायरनमेंट है जहाँ पे बच्चा सीख रहा है,
पड़ रहा है वहां पर उचित बैठने की, उठने की, हवा, पानी, प्रकाश, इन सबों की व्यवस्था अच्छी हो। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक बात बताई कि जो आज के गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति है वो काफी सुधर चुकी है। इन सब चीजों की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, समझ में आया साहब? नाहिद, अभी कोई डाउट नहीं है ना? और भी किसी को डाउट है कि समझ में नहीं आ रहा है? और भी किसी को अभी तक चीजें नहीं समझ में आई तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी कि जो मैं बता रही हूँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बता रही हूँ कि अधिगम को हमारी लर्निंग को क्या-क्या चीजें इफेक्ट करती हैं जिससे हमारी लर्निंग अच्छी होती है या लर्निंग पर खराब प्रभाव पड़ता है जिससे बच्चा सही से अधिगम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सब जो कारक थे मैंने बताया आपको। मनोवैज्ञानिक वातावरण का अधिगम का प्रभाव यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण में क्या होगा कि जो क्लासरूम है उसमें वो एक दूसरे से कितना ज्यादा कोरिलेट होकर सहानुभूति से कार्य करते हैं। ठीक है, कक्षा का वातावरण जो है वो मेंटली कितना अच्छा होता है। चलिए, अच्छी बातें समझ में आ गया। नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से मैं कोशिश करती अच्छे से समझाने के लिए। तो जो मनोवैज्ञानिक वातावरण में पहला भौतिक वातावरण जहाँ पे बच्चा बैठता है, उठता है, हवा प्रकाश की बात करी गई। मनोवैज्ञानिक में क्या होता है जब ये मनोवैज्ञानिक जुड़ गया यानी उसके मेंटली चीजों से जुड़ गया कि वो कितना भावनात्मक सहानुभूति और एक साथ रिलेट होकर कार्य को करता है। जैसे कि क्लास का जो इन्वायरमेंट हम कह सके कि ऐसा देना चाहिए कि बच्चे खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करें, बताएँ, पूछे, ऐसा एनवायरनमेंट देना। तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक वातावरण होते हैं। जैसे बोझिल ना होना, तनाव मुक्त रहना, ये सब चीज़ों में बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे, आपसे फ्री हो जाएँगे क्वेश्चन करने में, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, उनको वो पूछेंगे, ये उनके अधिगम पर प्रभाव डालता है। इसके बजाय अगर हम बोझिल पढ़ाते चले गए, उनको बोलने का, एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिए, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, उनके लिए बोझिल हो जाती हैं और तनाव युक्त हो जाती हैं, वहाँ पर हम अधिगम अच्छे से नहीं करा पाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण जो भी हमारा एनवायरनमेंट है जो भी हम समाज में रहते हैं वहाँ पे हमारे कल्चर्स वैल्यू कुछ होते हैं वो वैल्यूज जो होते हैं वो जितने स्ट्रांग होते हैं जितने अच्छे होते हैं वो भी हमारे अधिगम को उतना प्रभावित करते हैं हम किस कल्चर से रिलेट करते हैं हमारे सांस्कृतिक वैल्यू क्या है हमारे समाज के कुछ मानक मानदंड होते हैं उनके अनुरूप बच्चे को सिखाना और समझाना होता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें विषय सामग्री जो भी कंटेंट हमको पढ़ाना है वहां पे वो कंटेंट कितना अच्छा हो कितने अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं ये भी अधिगम को प्रभावित करता है ठीक है विषय सामग्री में जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं जिस तरह से बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जितना अच्छा हम मटेरियल को यूज करेंगे उस कंटेंट को समझाने में वो क्या होगा वो काफी अच्छे तरीके से सीखेगा जो हमारा कंटेंट है टॉपिक है अच्छे अच्छे टॉपिक कंटेंट को ले आना उन चीजों से वो समझेगा शिक्षण सहायक सामग्री इसी के अंदर क्या आ जाता है हमारा जो भी हम टीचिंग एड्स यूज करते हैं या कहेंगे कि टीचर लर्निंग टूल्स जिसके माध्यम से शिक्षक क्या करता है बच्चों को सामग्रियों को सिखाता है ठीक है तो इसमें वही बात बोली गई कि अधिगम को शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से और भी सरल और रुचिकर बनाया जाता है ठीक है फिर शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती हैं दृश्य सामग्री की अगर हम बात करें कि जो चीजें हम दिखाकर प्रस्तुत करते हैं वो हमारी होती हैं दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री क्या होगी कि जो हम चीजें सुना के वो चीजें करते हैं वो हमारी होती है श्रव्य सामग्री ठीक है फिर दृश्य और श्रव्य यानी कि दोनों चीजों को दिखाकर सुनाकर ऑडियो विजुअल दोनों चीजें करके हम उसको लर्निंग को अच्छा करते हैं अगर हम बात करें दृश्य सामग्री की पुस्तक हो गया चार्ट हो गया ग्लोब हो गया आदि की सहायता से पढ़ाते हैं ज्यादातर हम अगर हम बड़े क्लासेस में जाते हैं 6 to 8 की अगर हम बात करें तो उसमें जब हम सोशल स्टडी पढ़ाएं या फिर साइंस पढ़ाएं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं चार्ट्स यूज करेंगे डिफरेंट पिक्चर्स यूज करेंगे आजकल तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हर चीजें आ गई हैं
यस, बिल्कुल ओबे करना चाहिए हर चीज़ों को। अगर हम बिल्कुल ध्यान दें तो हमारी जो टीचिंग होगी वो काफ़ी बेटर होगी, और बच्चों की जो लर्निंग है इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग कहीं स्लो हो रही है। इन सब चीज़ों को अगर हम जितने अच्छे तरीके से करें, तो बच्चे की जो लर्निंग होगी वो उतनी अच्छी होगी। तो इसमें अगर हम बात करें शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं, वो माध्यम जितना अच्छा, जितना इंटरेस्टिंग, जितना इंटरैक्टिव होगा, बच्चा क्या करेगा, वो चीज़ें उतनी अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इसमें जो आपकी बात करी गई केवल दृश्य सामग्री में, तो जिसको केवल हम दिखा के बच्चे को करते हैं, तो उसमें हमारा क्या आता है, हमारी जो मेन टेक्स्ट बुक होती है, चार्ट होता है, ग्लोब हो गया, इन सब चीज़ों से हम बेहतर पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चों को रुचि आती है, जितना उसको हम इंटरेस्टिंग दिखाएँगे, वो चीज़ों को उतना इन्वॉल्व होके सीखेगा। श्रव्य सामग्री के अंदर क्या हो गया, हमारा रेडियो हो गया, फ़ोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, इन सब की मदद से हम क्या करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं। ये सब चीज़ों का हम उपयोग कब करते हैं, छोटे क्लासेस में करते हैं, या जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो, देखने, सुनने, समझने में, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। छोटे बच्चे को कविता का पाठ अगर याद करना है, तो इसके माध्यम से हम उसको दिखा के, सुना के कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इससे क्या होगी, बच्चों में रुचि आएगी। बात यहाँ पर यही कही गई है शिक्षण सामग्री में। ठीक है, जिससे बच्चे उसमें रुचि लेते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत क्या आ गया, टेलीविज़न आ गया, सिनेमा आ गया, नाटक आ गया, या किसी के द्वारा हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके अंदर मोटिवेट कर सकते हैं उन चीज़ों को सीखने के लिए, ताकि बच्चे क्या हों कि घुटन महसूस ना करें, हर चीज़ों को क्या करें, उबाऊ ना हो, इंटरेस्ट उनका उस चीज़ में पैदा हो। जितना वो इंटरेस्ट होगा, बच्चे उस चीज़ को उतनी तरीके से सीखेंगे। तो बात करें तो हम इन तीनों टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं पढ़ाने में। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सब समझ में आ गया सबको? तो एक बार ओके कर देना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक बार ओके कर दीजिए आप लोग कि आपको समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार क्लियर करते जाना आप सब। तो आगे बढ़ें? एक बार ओके कर दीजिए आप लोग कि ताकि फिर मैं आगे बढ़ाऊँ, और इसी से आपके पेडागोजी सेक्शन भी बनते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं, यहाँ से हर चीज़ों को देखते हैं, है ना? और काफ़ी क्वेश्चन जो आपके उसमें आते हैं, ठीक है। ओके, आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। नो मैम, समझ में नहीं आया? नेहा कुमारी? सोनम, ओके। नेहा, आप बोल रही हैं, ओके, ओके। आप लोग नो मैम कर देते हैं तो समझ में आता है कि मुझे आप लोग को नहीं समझ में आया। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अध्यापक की भूमिका, जो भी हमारा टीचिंग चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो चाइल्ड होता है, लेकिन जो चाइल्ड को सही रूप में सही शिक्षा देता है और सही मार्ग पे ले जाता है, वो कौन होता है? अध्यापक होता है। तो अगर पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कहें तो उर्दू की क्लास, तो अभी मैं सब बात करूंगी, पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लियर करते हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं कि अध्यापक की भूमिका, अधिगम की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? अध्यापक की होती है। अध्यापक का रोल अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि वहां पर वो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, हर चीज का जो होता है वो रोल करता है। तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए ताकि वो बच्चे को हर तरीके से अच्छा कर सके? दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है, मैं बता देती हूँ। मेरी रोज जो क्लास होती है ये 3 PM पे मंडे टू सैटरडे होती है। ठीक है? ओके, ओके, मैं बता रही हूँ, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे मेरी
पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे जितनी भी मेरी क्लासेस हुई हैं वहां पे आपको उसको लिंक प्रोवाइड कराई गई है। और वहां पे भी नहीं मिलता, वहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है, फिलर फॉर्म सीटेड सीडीपी का करके। तो वहां पे भी जब आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे जितनी भी मेरी क्लासेस है सारे क्लासेस की आपको लिंक दी गई हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पे प्ले डिस्क्रिप्शन जब आप खोलेंगे तो वहां पे सीटेट की जो भी आपकी सीटीपी क्लासेस हुई हैं पूरी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है और सबका लिंक दिया हुआ है, तो आप पिछली क्लासेस वहां से देख सकते हैं। और वहां पे भी ना मिले तो उसी में डिस्क्रिप्शन में ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फिल फॉर सीडीपी की, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कल जैसा मैं बता रही हूँ कि आप लोगों के साथ मैं गूगल मीट करूंगी ताकि जितने भी आप लोग के प्रश्न हो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं और बता सकूं, ठीक है। चलिए, जिनको दृश्य और श्रव्य सामग्री के बारे में नहीं समझ में आया मैं एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। दृश्य और श्रव्य, दृश्य सामग्री यानी कि जो चीजें हम देखकर केवल बच्चों को समझाते हैं या बताते हैं या बच्चे देखकर सीखते हैं वो होती है हमारी दृश्य सामग्री, ठीक है। तो दृश्य सामग्री में हम किन किन चीजों को यूज करते हैं? बुक हो गया, जो हम टेक्स्ट बुक देखते हैं दिखाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं पढ़ाते हैं, वो चीजें वो देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहीं पे जो आप देख रहे हैं मेरा, बिल्कुल टेलीग्राम पे कराएंगे। टेलीग्राम पे कल आप सब ज्वाइन करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग पहले ज्वाइन हो जाइए उसमें, फिर कल हम कराएंगे आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही पूरी मेरी डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है ऊपर, उसमें जाकर आप करेंगे। हाँ, क्विज भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्विज भी कराएंगे, वो आपको खुद वहीं पे आंसर मिल जाएगा ताकि आप अपने आप को एनालाइज करें। आपकी जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। आपके जो भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी डाउट है आप मुझसे कल फ्री होके पूछ लीजिए। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपका बात के फेस टू फेस नहीं करेंगे पर आप लोग को सुन के मैं आप लोग को जितनी भी समस्याओं का हल चाहूंगी कि आपका कर दूं, ठीक है सोनम। और ये के गेमिंग करके आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा, इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जाइए, वहां पे मेरे क्लास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर उस लिंक पर साइन कर दीजिए। ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाइएगा, जहाँ पे आप लाइक्स और डिसलाइक का वो होता है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो जब क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपको मेरे क्लास की पूरी नीचे प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो आपको पूरा मेरा जितना अभी तक की क्लासेस हो चुकी हैं उन सबका आपको मिल जाएगा लिंक। और दूसरा कि टेलीग्राम चैनल पर उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पे भी मेरे पूरे क्लासेस की लिंक पड़ी हुई है और जो भी इंफॉर्मेशन नई अपडेट्स आती हैं वो सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। और जो हमारी गूगल मीट होगी वो भी मैं उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पे ही पोस्ट करूंगी, तो इसलिए मैं टेलीग्राम बोल रही हूँ कि आप लोग उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उर्दू की क्लास होता है क्या? उर्दू की क्लास के लिए आपका तो लैंग्वेज सेक्शन होगा तो वहां पे उर्दू होगा, बट ये जो सीडीपी का सेक्शन है ये इंग्लिश और हिंदी के लिए बाइलिंगुअल है, ये आपका चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैं बात कर रही थी आपकी दृश्य और श्रव्य सामग्री की, जो बात कर रही है कि दृश्य सामग्री वो होती है जिसको हम दिखाकर बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, चित्र, पुस्तक, चार्ट और ग्लोब। इन सब चीजों को हम क्लास में टीचिंग एड के रूप में यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक से हम पढ़ाते हैं। पुस्तक जो होती है डिफरेंट पिक्चर्स, किसी चीज के बारे में अगर हम बताते हैं, यातायात पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रहे हैं, इन सब चीजों को हम किसके माध्यम से शो कर सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से शो करते हैं। गूगल मीट पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप क्वेश्चन क्लास में करते हैं, उन सब चीजों को हम बताएंगे और आपको नोट्स वगैरह कैसे प्रोवाइड होगी, आगे की हमारी क्या स्ट्रेटजी है, इन सब के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे कि जो बात कर रही थी मैं दृश्य सामग्री की, यानी विजिबल जो चीजें होती है, विजिबल एड्स की, ठीक है। गुड आफ्टरनून। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
तो ये बात कर रही थी मैं दृश्य के चार्ट ग्लोब के ग्लोब अगर हमको किसी स्पेशल देश का कंट्री का जो भी चीजें हमें बतानी है हम उसको यूज करते हैं, चार्ट भी यूज करते हैं। ये सब चीजें क्या हो गई जिनको हम देख के कर रहे हैं, यानी कि दृश्य सामग्री हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि श्रव्य सामग्री में क्या आता है हमारा, टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीफोन सॉरी फोन के माध्यम से जो हम गूगल मीट करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, उसमें हम सुनने के माध्यम से करते हैं, तो एक चीज ये भी हो गया, रेडियो हो गया, जो इन सब चीजों के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब हम बताते हैं तो ये किसके माध्यम से, जो उसमें बच्चा सुन रहा है, केवल दिखाई नहीं दे रहा है बट केवल सुनाई दे रहा है, इन सब चीजों के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कविता का पाठ या कोई कहानी सुनाई जाती है, जैसे कोई लेसन हो गया, हम केवल ऑडियो के थ्रू बच्चे को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, जिसमें उन्हें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस तरह के भी एड्स आजकल बहुत यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कि दोनों चीजें यानी दृश्य और श्रव्य सामग्री, जहां पर हम पिक्चर भी दिखा रहे हैं और बच्चों को आवाज भी सुनाई दे रही है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा दृश्य और श्रव्य सामग्री, जिसमें जैसे हम उसमें कह सकते हैं टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया। आजकल कभी मॉरल चीजें दिखाने सुनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या कोई बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इन सब चीजों का प्रोग्राम स्कूल में करके बच्चों को दिखाते हैं, या कोई विशेष मॉरल वाली फिल्म हो गई, कोई भी ऐसी चीज जिनसे बच्चों को जानकारी मिल सके, टेलीविजन देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, तो ये सब चीजें क्या हो गई हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई, जिसके माध्यम से बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, दोनों चीजें करता है। ठीक है, तो वहां पर जब जाएंगे तो आपकी ये पूरी चीजें दृश्य और श्रव्य सामग्री में आ गई हैं। तो ये क्लियर हो रहा है। इन्होंने पूछा था कि एक बार से फिर से टीचिंग एड्स के बारे में बता दीजिए, तो क्लियर हो गया आपको टीचिंग एड्स के बारे में। जो 3 तरह की टीचिंग एड्स होती हैं, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, ये हम पढ़ाने में करते हैं। डिस्क्रिप्शन आप क्लास के बाद जाके जब भी आप क्लास ओवर होती है, आप डिस्क्रिप्शन ऊपर देखिएगा लिखा हो रहता है, उसका जब टैब आप क्लिक करेंगे तो पूरा बॉक्स खुल के आ जाता है नेहा जी। ठीक है, और वहीं उसी डिस्क्रिप्शन में ही मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। गूगल मीट पे जिस तरह के क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, तो पढ़ाने से फोकस मेरा आपके क्वेश्चन पे जा रहा है कि आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए ना बताइए ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है, इस चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह की प्रॉब्लम आपको पढ़ने में फेस आ रही है, जिस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, या कोई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, गूगल मीट पे करेंगे। या आपको क्या क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी बनाए आगे पढ़ने की, किस तरह का कंटेंट आपको और पढ़ने के लिए चाहिए, ये सब की बातें हम गूगल मीट पर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको जिन्होंने पूछा था कि एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में आ गया उनको? टॉपिक पे आते हैं। पूछा था इन्होंने कि दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक हो गया, समझ में आ गया? एक बार ओके कर देना, तो आगे बढ़ते हैं। सहायक अध्यापक की भूमिका कर रहे थे कि जो अध्यापक है उसकी भूमिका लर्निंग में कैसे इफेक्ट करती है। तो अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की होती है। अध्यापक को अधिगम कराने में सहायता प्रदान करता है, जो हम कह सकते हैं एक सुविधाकर्ता के रूप में अध्यापक को जाना जाता है। वहां पे वो गाइडेंस भी करता है, बच्चे को हर तरह से मोटिवेट भी करता है। पेरेंट्स का भी होता है एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ आपके ठीक है, समझ में आ गया। बात करते हैं तो वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हर चीजों के बारे में। फिर कहे कि अध्यापक जितना मित्र पूर्वक बच्चों से रिलेट होता है, जितना व्यवहार करता है, उसका अधिगम उतना अच्छा होगा, बजाय कि वो एक सख्त कठोर टीचर के रूप में वहां पर अपने आप को प्रदर्शित करता है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो अपने चीजों को, बातों को बच्चा कहने में टीचर से स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता, और वो डरा सहमा महसूस रहेगा। तो वो क्या करेगा, उसको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो टीचिंग लर्निंग नहीं कर पाएगा।
जैसे यहाँ पर आप फ्रेंडली सा हर चीजें आप पूछ रहे हैं, मैं आपको उस तरह का बिहेव कर रही हूँ। अगर मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल दी कि ऐसे क्वेश्चन मत करिए, ऐसा मत पढ़िए, ऐसा मत करिए, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट वो अपने आप से कम हो जाता है चीजों को जानने के लिए। तो ये बात होती है। जो आप बोल रही है गूगल मीट पे क्या करेंगे, ये एक हमारा फ्रेंडली टॉक आपसे होगा कि आप क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं आपको पढ़ाना करने के लिए, ठीक है। तो यही बात हम बात कर रहे हैं आपके मित्रपूर्वक व्यवहार की, ठीक है। फिर तो बच्चे के अध्यापक विश्वास करते हैं कि उससे ज्यादा खुद पर भी भविष्य करते हैं। टीचर के ऊपर क्या एक बच्चे का होता है ना कि बहुत ज्यादा विश्वास कि जो टीचर हमें पढ़ाएगा सही ही पढ़ाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है। अध्यापक उन्हें इस कठिन कार्य में सहायता देंगे, जो भी वो चीजें पढ़ रहा है, अगर वो टीचर के ऊपर विश्वास करके कुछ पूछ रहा है कर रहा है, तो टीचर भी उसके विश्वास को कायम रखेगा और उसकी हर तरह की संभव सहायता करेगा। तो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वो कार्य को आसानी से सिखाएगा, जितना वो फ्रेंडली होगा, उन चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा, हर बच्चे की डिफ़िकल्टी लेवल को समझेगा, उसके आईक्यू लेवल को समझेगा, उसके जितना अच्छा उसको एनवायरनमेंट देंगे, जितना हम उससे फ्रेंडली रहेंगे, हर चीज़ों में उसकी जितनी हेल्प करेंगे, वो चीज़ें वो उतनी अच्छे से सीख सकेगा। इसलिए अध्यापक को छात्रों के साथ प्रेम और स्नेह के साथ एक मित्र की तरह रहना चाहिए। ये अक्सर आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि शिक्षक का व्यवहार अपने विद्यार्थी के साथ कैसा होना चाहिए और शिक्षक का क्या रोल है उसके टीचिंग में, वो क्या होता है, एक सुविधाकर्ता के रूप में होता है। यही बात यहाँ पर पूरी बताई गई है, जो मैं आपको इजली लैंग्वेज में बता दे रही हूँ, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन, जो आज के अधिगम के प्रभावित करने वाले प्रश्न थे कि अधिगम को, लर्निंग को क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है जिससे लर्नर कम सीखता है या फिर वो अच्छी तरह से सीख सके। इन सब कारणों को आपके पेडागोजी सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है, इनसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो आज हम क्वेश्चन राउंड पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा। जैसा कि मैं इसी से कुछ रिलेट करके क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ और जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उससे कर लेते हैं। तो फटाफट हम उस क्वेश्चन को करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए, तो फिर द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी से आप क्या समझते हैं। शिक्षक शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे का मार्गदर्शन करने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए या बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। फटाक से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। टू एजुकेट द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड या टू लीड द चाइल्ड। जो शिक्षा शास्त्र का हम जो पेडागोजी बहुत यूज करते हैं, जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है पेडागोजी के लिए, आज हम उसके बारे में जानते हैं कि पेडागोजी क्या होती है। तो आंसर करिए आप लोग फटाफट। जो शिक्षा का मेन काम होता है बच्चे को शिक्षित करने के लिए तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा शास्त्र, जहाँ पे शास्त्र की बात कर दी गई, वहां पे क्या बात किया गया कि गाइड टू चिल्ड्रन, या बच्चे को समझने के लिए, या लीड टू चिल्ड्रन करते हैं। आंसर करिएगा आप लोग। फर्स्ट का सी, बच्चे को समझने के लिए। तो बच्चे को समझने के लिए तो टीचर का रोल ही बहुत है कि वो बच्चे को जितना अच्छा पोलाइटली समझेगा, मित्रवत व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच्चे को समझने के लिए नहीं करेंगे, बच्चे के नेतृत्व के लिए करेंगे, ठीक है। जो हमारा आंसर होगा टू लीड द चिल्ड्रन, नेतृत्व करने में बच्चे को समझना, सही डायरेक्शन देना, हर एक चीज इंक्लूड होती है जो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। नेतृत्व यानी लीड किया बच्चे को, तो उसके हर एक एस्पेक्ट को देख रहा है टीचर कि बच्चा कहाँ कमजोर है, कहाँ वो उसको निर्देशन की जरूरत है, कहाँ उसे परामर्श की जरूरत है। तो नेतृत्व में जो होता है वो सारे गुण समाहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पेडागोजी का सही उत्तर होगा वो क्या होगा, बच्चे के नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। डी आंसर हमारा सही होगा कि बच्चे को नेतृत्व करने के लिए। नेतृत्व यानी लीड करना, बच्चे को हर एक सही डायरेक्शन देना, हर एक उचित निर्देश देना जिसको वो अच्छी तरीके से समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये आंसर सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेतृत्व वर्ड का ध्यान दीजिएगा कि लीड करना यानी कि बच्चे को सही डायरेक्शन देना, उसको समझना, परामर्श देना, हर एक चीज इंक्लूड हो जाती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा कि टू लीड द
चिल्ड्रन, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, बच्चा है, बच्चे को सही डायरेक्शन देना है, हर चीज को सही उसका नेतृत्व करना है, व्यक्तित्व विकास में, उसके अधिगम में, हर चीज में। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको इसको डिटेल में समझा रही हूँ कि नेतृत्व में वो सारे गुण समाहित होते हैं जो बच्चे के सही विकास के लिए होते हैं। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब एक शिक्षक 1 या 2 सेकंड के लिए चित्र प्रदर्शित करता है, यानी टीचिंग एड जो होता है चित्र प्रदर्शित करता है, तो छात्रों को उतना ही वर्णन करने के लिए कहता है जितना वे याद रख सकते हैं। उन्होंने जो देखा वह सुधार करने की कोशिश कर रहा है। किस चीज की कोशिश कर रहा है? छात्रों की दृश्य स्मृति को कर रहा है, छात्रों के संस्मरण को कर रहा है, छात्रों की मौखिक स्मृति, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दृश्य सामग्री की बात की जा रही है। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग कि व्हेन द टीचर डिस्प्ले पिक्चर फॉर अ सेकंड और टू, देन आस्क स्टूडेंट टू डिस्क्राइब as much as they can remember from what they saw he or she is trying to improve. Visible memory of the student, memorization of the student, oral memory of the student, या none of these। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए कि जब एक शिक्षक 1-2 सेकंड के लिए किसी टीचिंग एड का यहाँ पे दृश्य सामग्री का यूज किया और बच्चे को बोला कि जो तुमने देखा उसका वर्णन करो, तो यहाँ पे वो बच्चों के किस चीज का सुधार करना चाह रहा है? तो जहां पे बात अगर दृश्य स्मृति की बात हो रही हो, यानी कि उसको दिखा के उस चीज को कर रहा है, तो छात्रों की क्या कर रहा है, विजिबल मेमोरी को अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो देखकर चीजों को कितना देर तक अपने माइंड में रख रहा है, याद कर रहा है। छात्रों के संस्मरण, मेमोराइजेशन, यानी बच्चों की स्मृति को नहीं, दृश्य स्मृति को ध्यान दे रहा है कि बच्चे कोई चीज देखकर कितने अपने उस चीज को अपने दिमाग में रखते हैं और याद करते हैं। तो दृश्य से जुड़ा है, तो ये आंसर बहुत ईजी था कि दृश्य छात्रों की दृश्य स्मृति को करते हैं। ठीक है। हाँ, रोहित और सोनू सोनी का जो जवाब आ रहा है वो 2 के लिए ए आ रहा है, सही है। बी नहीं होगा इसका। छात्रों का संस्मरण, मेमोराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं देख रहे हैं, यानी वो दिखा के कोई चीज बता रहा है, तो उसकी विजिबल मेमोरी को वो चेक कर रहा है कि बच्चा कोई चीज देखता है तो वो कितनी देर तक अपनी स्मृति में धारण रखता है, उसकी जो विजिबल मेमोराइजेशन है वो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सब आंसर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करते हैं, विच वन इज नॉट एमंग द एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग, यानी सक्रिय शिक्षण के तत्वों में कौन सा नहीं है। जहां पर हम एक्टिव कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, वहां पे जो मेथड होगा वो कौन सा जो है वो नहीं है। लैंग्वेज मैनिपुलेशन, प्रैक्टिस, या मटेरियल, यानी कि भाषा, हस्त कौशल, अभ्यास और सामग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिएगा कि विच वन इज नॉट एमंग द एलिमेंट, नॉट एमंग द एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग, जहाँ पे बच्चे सक्रिय है, हर तरह से वो कार्य को कर रहा है, तो कहाँ पर इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो उसको एक्टिव नहीं करेगी या नहीं रख रही है, जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। वो क्या है, भाषा, हस्त कौशल, अभ्यास, या सामग्री। एक्टिव लर्निंग में नहीं मानते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, सक्रिय शिक्षण के तत्वों में से कौन सा नहीं है। नेहा कुमारी का जवाब सही आ रहा है, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज हम सक्रिय होके नहीं कर रहे, भाषा केवल हम बोल रहे हैं, उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हस्त कौशल में तो हमारा एक्टिव हो रहे हैं, जो भी हम क्रिया हाथ से कर रहे हैं तो हम उसमें एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 3 का बी कैसे होगा, वो तो अभ्यास भी कर रहे हैं, तो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें भी सक्रिय है। किसी सामग्री के साथ हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी हम सक्रिय हैं। तो जो हमारा आंसर होगा कि भाषा केवल हम बोल रहे हैं, उसमें हम सक्रिय नहीं है, उसको हम
कर नहीं रहे हैं, जहां पे हमारा फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है। ठीक है, हाँ, शाहीन का भी जवाब सही आ रहा है, ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, तभी आप उस सेक्शन को कर पाएंगे कि आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रतीक्षा का भी जवाब सही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर करिएगा कि एक शिक्षक प्रभावी है यदि वह क्या करता है। शिक्षक तभी इफेक्टिव होगा अपनी टीचिंग लर्निंग में कि कक्षा में सब कुछ बता देता है, प्रत्येक छात्र के लिए स्पष्टीकरण दोहराता है, सीखने के अनुभव की एक किस्म प्रदान करता है, यानी जितना तरीके से, बहुत तरीकों से हम बच्चों को सिखा सकते हैं, जान सकते हैं, उन सब चीजों को मौका वो दे रहा है कक्षा में। छात्रों द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देता है। तो शिक्षक जो कर रहा है प्रभावी कब होगा, आंसर करिएगा आप लोग। अ टीचर इज इफेक्टिव इफ ही शी इज एक्सप्लेन एवरीथिंग इन क्लास, रिपीट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच स्टूडेंट, सभी से बोलता है कि तुम बार बार बताओ, या प्रोवाइड टू वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका जवाब में भी आप सब सही देंगे। और आंसर ऑल क्वेश्चन राइज्ड बाय स्टूडेंट। साहिन का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 4 का सीखने के वैरायटी दे रहे हैं, जितना हम उसको वैरायटी देंगे, जितने तरीकों से सिखाएंगे, जितना बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए देंगे, जहाँ मैंने पहले ही बोला कि बच्चे को खुल के स्वतंत्रता दे, जितने भी क्लास में उसको अपने बताने की, अपने थॉट्स को सोचने की, वहां पे लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द बेस ऑन विच द स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लानड इज कॉल्ड, जिस आधार पर विषय गतिविधियों पर अनुभव की योजना बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। गमन, व्यवहार, डिजाइन या तार्किक अनुक्रम। यानी कोई भी हम टीचिंग चीज ले रहे हैं, उसको हम बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको क्या चीज बना रहे हैं। विषय की गतिविधियों और अनुभव की योजना बनाई जाती है, जहां पर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं टीचिंग की, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, बिहेवियर कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, या लॉजिकल सीक्वेंस दे रहे हैं। 5 का आंसर करिए जल्दी जल्दी आप लोग। कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जिस आधार पे विषय गतिविधियों पे, यानी जो भी कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें अनुभव और हर चीजों को लेकर एक प्लानिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 5 का डी आप लोग बोल रहे हैं, बट तार्किक अनुक्रम नहीं कहेंगे। तार्किक चीजों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हम जो भी कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का एक सीक्वेंस निर्धारित कर रहे हैं, गतिविधियां और अनुभव की योजना बनाई जा रही है, यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्रतीक्षा का जो आंसर है बिल्कुल सही है कि हम डिजाइन बना रहे हैं कि किस बेस पे हमको क्या पढ़ाना है, ये प्लान हम डिजाइन कर रहे हैं। कोर्स नहीं होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा डिजाइन होगा। विषय पढ़ाना, विषय की गतिविधियों और अनुभव की योजना बनाई जा रही है। योजना की बात करी, यानी प्लानिंग की बात की जा रही है। तो प्लानिंग जब हम बना रहे हैं, तो यानी हम उसका एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं कि हमको जो कंटेंट पढ़ाना है वो किस किस तरीके से पढ़ाना है और क्या क्या उसमें लेना है। तो हम उसका एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं। व्यवहार की तो बात ही नहीं हो रही है, ना तार्किक अनुक्रम की बात हो रही है। और जो कोर्स की बात है, हिंदी में गमन बोलते हैं, पर यहाँ पे गमन कोई परफेक्ट वर्ड नहीं है। बात करेंगे कोर्स की, तो कोर्स तो ले लिया, उसकी क्या कर रहे हैं, कोर्स की गतिविधियों पे हम योजना बना रहे हैं, अनुभव बना रहे हैं, यानी कि एक प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ाने जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, और उस प्लानिंग के तहत हम क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं कि हमें इस कंटेंट के बाद ये पढ़ाना है, इसमें ये इंक्लूड करना है, ये देना है। तो हमने क्या किया, उस कंटेंट का एक डिजाइन तैयार किया,
ठीक है। डिजाइन मतलब कि आपको क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है, क्या क्या उनका अनुभव रहा, या हम किन नई चीजों को इसमें यूज करेंगे। कोई भी चीज आप बनाने जाते हो तो आपके दिमाग में होता है कि हमको ये घर बनाना है। ये घर आपको बनाना है तो आप उसके लिए कुछ डिजाइन, कुछ मॉडल अपने दिमाग में रखते हैं, फिर आप एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सोनम? तो यहाँ पे वही बात कही गई कि जिस आधार पे विषय गतिविधियों और अनुभव की योजना बनाई जाती है, यानी जो भी स्ट्रेटजी हम लेकर चलते हैं उसका एक प्री डिजाइन हम तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए। तो बात यहाँ पर वही कही गई है। तो जो सी आंसर होगा वो हमारा सही होगा, डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या करना चाहिए। छात्रों को लगातार मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या थोड़ा डिफिकल्ट इसीलिए पूछा जाता है कि आपके उस चीजों को समझा जाए कि आप उस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं। जहां आप प्रश्न समझेंगे आपको उत्तर तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रश्न हमसे क्या मांग रहा है। प्रश्नों का उत्तर हमेशा आपके उत्तर कहे उन्हीं प्रश्नों में ही छुपा होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं। छात्रों का लगातार मूल्यांकन करेंगे, अध्यापक का उच्च वेतन देने के लिए करेंगे, पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए कहेंगे, या स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बनाने के लिए कहेंगे। जल्दी से आंसर करिए आप सब क्वेश्चन नंबर 6 का। हाँ, सोनू सोनी का जो आंसर आ रहा है, संगीता शर्मा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग का। सी नहीं होगा, ए होगा, सॉरी आपका मैंने सी ए का, सोनू सोनी ने जो दिया है वो सही आंसर दिया है कि छात्रों का हम समय समय पे हमेशा कंटिन्यू इवोल्यूशन करेंगे, ताकि हम उसके शिक्षा का स्तर, उसके जो भी एजुकेशन लेवल है वो कितना सही जा रहा है उसको हम मापते रहेंगे। तो वहां पर हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है पार्थ अली। ठीक है, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, 6 के लिए ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग। तो ये कब होती है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल कब विकसित करते हैं? कल मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो जल्दी से आंसर करिएगा। हाँ, नेहा जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, रोहित का भी सही आ रहा है। 7 के लिए आप लोग आंसर करिए, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है मेरा। तो फटाफट आप आंसर करते जाएंगे तो हो जाएगा। 7 का आंसर करिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में अमूर्त तर्क और कौशल का विकास कब होता है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या हम कहें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 7 का ए। नहीं, यहाँ पे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों से किया, जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात होती है वहां पे हमेशा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जाता है। तो नेहा साहिन का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, जो हमारा होगा फॉर्मल स्टेज होगा उसका। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल से जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीजें उन्हें नहीं दिखाई देती उनके बारे में भी बच्चा सोचता है, थिंकिंग करता है, वो हमारी होती है फॉर्मल स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एसआर बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग इफ इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न। अगर हम कहें कि किस थ्योरी के अनुसार आर एस बॉन्ड मजबूत होता है, यानी एस आर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड मजबूत हो जाता है यदि कोई व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है, तो उसमें कौन सा चीज उसको ज्यादा सीखने के लिए मजबूत बनाता है? प्रभाव का नियम, व्यायाम का नियम, या कहेंगे एक्सरसाइज का, या तत्परता का नियम। किसी भी चीज को एस आर बॉन्ड तब मजबूत होता है, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अनुसार बच्चा तभी सीखने के लिए ज्यादा अच्छा वो हो सकता है। वो किस सीखने के नियम के अनुसार है? ये सीखने के नियम होते हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। लेकिन जो फर्स्ट अगर हम बात करें, तैयारी की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होगा कि सीखना तभी संभव हो पाएगा जब वो तत्पर हो। बिल्कुल सही जवाब है कि जितना वो करेगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, जितना वो तैयार रहेगा किसी चीज को सीखने के लिए, जितना तत्पर रहेगा, वो चीजें वहां पे एस और बॉन्ड जो होगा वो उतना मजबूत होगा। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सिलेबस इज अ पार्ट, जो भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है वो किसका होता है? स्टूडेंट का होता है, स्कूल का होता है, पेरेंट्स का होता है, या करिकुलम का होता है? बिल्कुल सही है सबका जवाब।
तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए कि सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट, स्कूल, पेरेंट्स या करिकुलम। आंसर करिएगा कि पाठ्यक्रम एक हिस्सा है, किसका है? बच्चे का है, छात्र का है, या पाठशाला का है, माता पिता का है, या पाठ्यक्रम का है? 9 का डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पाठ्यक्रम का होगा। करिकुलम के अंतर्गत ही सिलेबस आता है, तो इसका जवाब होगा वो हमारा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट। ठीक है, किस नियम के अनुसार, सीखने के किस नियम के अनुसार आप जितना अधिक कुछ करते हैं उतना ही बेहतर करते हैं, यानी आप बार बार जिस कार्य को कर रहे हैं वो उतना अच्छा होगा। ये किस नियम के, सीखने के किस नियम के आधार पे होता है? सीखने के जो 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम बताता है कि हम किसी कार्य को कितना करने के लिए तत्पर हैं, कितने एक्टिव हैं, वो हमारा सीखना उतना अच्छा होगा। अभ्यास, जिस चीज को हम जितना अभ्यास करते हैं वो उतना बेहतर प्रदर्शित होता है, और जिस चीज को करने से जितनी हमें संतुष्टि मिलती है वो क्या होता है? हमारा प्रभाव होता है। जितना अच्छा हमें उसको सेटिस्फेक्शन किसी कार्य को करने को मिलेगा, हम उस कार्य को बार बार करेंगे। तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि अनुसार आप जितना अधिक करते हैं, यानी क्या अधिक करते हैं सीखने के अनुसार, तत्परता नहीं होगा। यहाँ पे जो बात कही गई है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास अनुसार आप जितना अधिक कुछ करते हैं उतना ही वो बेहतर होता है। हम जितना अभ्यास करते हैं किसी कार्य का उतना ही वो चीज तत्पर, तो किसी कार्य के लिए जब हम तत्पर होते हैं, अनुसार आप सीखने के नियम के अनुसार पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट। आप किसी कार्य को कितना अच्छा कर सकते हैं ये किस पे डिपेंड होता है? आप जिस कार्य को जितनी बार अभ्यास करेंगे वो कार्य उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो जो हमारा होगा यहाँ पे व्यायाम जो दिया है ये एक्सरसाइज से दिया गया है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। ठीक है, तो जो जितना हम किसी कार्य का जितना अभ्यास करेंगे वो कार्य उतना ही बेहतर होता जाएगा। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो सीखने के जो 3 नियम हैं, सबसे पहले तत्परता का नियम आता है, फिर अभ्यास का, फिर प्रभाव का। किसी कार्य को आप करने के लिए कितने तत्पर हैं। व्यायाम इंग्लिश इसीलिए देते हैं ना, व्यायाम क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। यहाँ अभ्यास की बात करी गई, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ चीजों को आप इंग्लिश में ही देखा करो तो ज्यादा बेटर होता है। मैं इसीलिए अभ्यास का नियम कई बार रिपीट कर रही हूँ कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। यहाँ पे एक्सरसाइज वो हिंदी में व्यायाम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यायाम क्या करते हैं, हम अभ्यास ही करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसको लिया है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? अभ्यास, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना हम किसी कार्य का अभ्यास करेंगे वो कार्य का प्रदर्शन उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, समझ में आ गया? नंबर पे कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं जो ऊपर नीचे उसको ट्रांसलेट करने में कंफ्यूजन हो जाता है, वर्ड्स को वो डायरेक्टली जो रहता है उसी को ले लेता है। बट यहाँ पे अभ्यास का नियम, इसीलिए मैंने बार बार आप लोग को रिपीट किया कि प्रभाव, अभ्यास और तत्परता, ये 3 नियम सीखने के होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ सब? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सही आंसर होगा वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज होगा। जो यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए हैं इसकी वजह से मत डिस्टर्ब होइएगा, इसीलिए मैं आपको बोल दे रही हूँ कि अभ्यास का नियम। हाँ, बुक्स में लिखा होता है, बट कभी-कभी जो हम उसको, ये चीजें मैंने इंग्लिश से उठाई हैं, जब मैंने इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया तो उसने व्यायाम ले लिया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों हमको लैंग्वेज प्रेजेंट करनी होती है, इसलिए थोड़ी सी चीजों को वो कर देता है। ठीक है, यहाँ पे व्यायाम लिखा है, इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में अभ्यास बोल दिया कि अभ्यास का नियम है। ठीक है, बुक्स से मैं क्वेश्चन नहीं उठाती हूँ कि बुक्स से सीधे करें, और बुक से अगर इंग्लिश में अगर कोई चीजें हिंदी में कन्वर्ट करते समय वर्ड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया यहाँ तक, क्योंकि आपके लाइक्स और शेयर जितने ज़्यादा मिलेंगे हम उस चीज़ों को उतना अधिक करेंगे। तो ये व्यायाम और एक्सरसाइज, क्या हम अक्सर बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ें हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम अच्छी हो, इसके लिए मैं और कोशिश करूँगी कि चीज़ें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ तक आप लोग को आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो जो लोग भी जॉइन हुए हैं क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग बाद में भी देखते हैं वो लोग भी क्लास को